हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। और इसका जो क्वेश्चंस नोट है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप टेस्ट की तरह देंगे। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवांस की तैयारी करवा रहा हूँ, एडवांस के क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन के ही थ्रू आपका रेज करूँगा लेवल को, क्योंकि उसको सीखने की ज़रूरत है। बहुत इजी क्वेश्चन जो करना था ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो इसको देखने की ज़रूरत है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे करना है, वैसे एबीडी बनानी है और मेरे वे को पकड़ना है आपको कि कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ। अभी देखेंगे ना बार बार, तो आप समझ जाएंगे। तो टेस्ट आप दिए होंगे, उसके बाद अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 पे आने के पहले देखिए, ये है मिक्स प्रॉब्लम की सीरीज क्वेश्चन 1। ठीक है। और ये क्वेश्चंस एक अच्छे किताब से ली गई है, एक अच्छा क्वेश्चन है। लॉज ऑफ मोशन में ना जो मेन चीज होती है एबीडी बनाना। अगर आप प्रॉपर एबीडी बना रहे हैं तो आपके आंसर्स हमेशा आएंगे और सही आएंगे। और हिम्मत रखना होता है हर वक्त। कैनेमेटिक्स जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, इसके बाद के चैप्टर इजी होते हैं टिल सेंटर ऑफ मास तक। फिर सेंटर ऑफ मास से रोटेशन की चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो आप एबीडी बनाना सीखेंगे यहाँ पे, और हिम्मत रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है। कह रहा यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 13 मीटर। मैंने कुछ चीजें मार्क कर ली। 13 मीटर। तो ये जो रोप है यहां से लेके यहां तक है, पूरा रोप का लेंथ दिया गया है टोटल 13 मीटर। टाइड ऑन द पेग ए on a wall passes over the frictionless peg B, fix in the level with the peg A as shown in the figure. If in equilibrium, the length of the rope hanging between the peg is 8 meters. इसके बीच में जो, अच्छा मैं परसेंटेज से लिख दूं, ये क्वेश्चन है 50% के लेवल पे। और ये लेवल क्या होता है ये आपको कैनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, आपको बता चुका हूं। ये जेई एडवांस का 50% का लेवल है। और इन इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द रोप बिटवीन द पेग इज 8 मीटर। इसके और इसके बीच में जो लेंथ है ये टोटल 8 मीटर है। यहाँ पे 8 मीटर है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 मीटर होगा। द एंगल विद द रोप मेक विद द वॉल एट द पेग ए इज क्लोज टू। ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। दिस एंगल इज थीटा। ये कितना होगा? तो चलिए कुछ नहीं, एबीडी बनाएंगे। इतने पार्ट की एबीडी बनाते हैं, सिर्फ इतने पार्ट की। तो यहाँ पे टेंशन टी मैं ऊपर को दिखाऊंगा, तो आप टी ऐसे दिखाएंगे। इतने पार्ट का वेट आप नीचे को दिखाएंगे, और वेट होगा, अगर मैं कहूँ कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया गया, लैम्डा, और ये 5 मीटर है ये पूरी लेंथ, तो इसका मास होगा 5 इंटू लैम्डा इंटू जी। ये मास हो गया एम जी, एम मास पर लेंथ इंटू लेंथ। तो लैम्डा मास पर लेंथ इंटू लेंथ 5 मीटर मल्टीप्लाई किया 5 इंटू लैम्डा इंटू जी कर दिया। क्योंकि ये पार्ट इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे क्यों है? नेट फोर्स 0 है, तो इस पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा T माइनस 5 लैम्डा जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से T बराबर आएगा 5 लैम्डा जी। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बनाएंगे बीडी इतने पार्ट की। अगर मैं इतने पार्ट की बीडी बनाऊं तो जो टेंशन T यहां पे होगा एक्चुअल में वही टेंशन T यहां पे भी होगा, क्योंकि ये मास बहुत ही कम है। ठीक है। तो मास बहुत कम है, तो बोल सकते हो कि जो टेंशन यहां पे वही टेंशन यहां पे होगा। मास बहुत कम है तो बहुत एब्रप्ट चेंज तो टेंशन में तो होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मास कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो एब्रप्ट चेंज इन टेंशन इज नॉट पॉसिबल हियर। आप समझ रहे होगे, एब्रप्ट अंडरलाइन था, टेंशन ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज करेगा। फिर इतने पार्ट की बीडी बनाएंगे। जब इतने पार्ट की मैं बीडी बनाऊंगा तो यहां पे मैंने सेम लेवल पे था तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये टेंशन टी इस तरीके से। अच्छा, सिमेट्री से चूंकि इन दोनों का लेवल एग्जैक्टली सेम है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, अगर लेवल सेम है ए बी का। तो मैंने इसको अपने मन से दिखा दिया कि दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज अगेन थीटा, थीटा। और इसको आगे की ओर बढ़ाया, दिस इज अगेन थीटा। ठीक है। और अगर यहां पे टेंशन टी है तो फिर
ठीक है, सेम लेवल पे। तो यहाँ के भी टेंशन क्या होना चाहिए, टी ही होना चाहिए। देखो मैं हिम्मत के साथ काम कर रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा। इतने पार्ट का वेट नीचे को दिखेगा, जो कि 8 मीटर का लेंथ है ये, अगर 8 मीटर है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई करके मास आ गया इंटू जी कर दिया। अब वाई में फोर्स में बैलेंस करूंगा क्योंकि ये पार्ट भी इक्विलिब्रियम पे है, तो इसको अगर आगे की ओर भगा दूं तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा। तो टी कॉस थीटा, यहाँ का टी कॉस थीटा, तो 2t कॉस थीटा इज बैलेंस बाई 8 लैम्डा जी। टी कॉस थीटा 8 लैम्डा जी, और मैं यहाँ से t की वैल्यू 5 लैम्डा जी उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया 2:5 लैम्डा जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 8 लैम्डा जी। तो लैम्डा जी से लैम्डा डी कटेगा और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस वन इज 8/10, दैट मीन्स 4/5, दैट मीन्स व्हाट इज थीटा, थीटा इज 37 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर्स। तो इसका बी पार्ट सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ और इंट्रोड्यूस हो सकता है, आपने देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एफबीडी बनानी सीखनी है और हिम्मत रखनी है, आंसर्स आएंगे। इसमें अगले पार्ट से ये पूछ सकते हैं सब कि इस वाले पॉइंट पे ना टेंशन कितना है, कभी पूछता है ना कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, इस पॉइंट पे टेंशन बताइए, टेंशन। तो क्या किया जाएगा ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ इतने पार्ट की वीडियो बना दीजिएगा, फिर ये वाला T1 ऐसे आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ का भी टेंशन आ जाएगा। तो ऐसे वैरायटी क्वेश्चन इसमें डेवलप्स होते हैं। यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है ना, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कई बार पूछा जाता है, तो हालांकि अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक फ्लो में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इतने पार्ट की वीडियो बना के नेट फोर्स 0 कर दिया, फिर इतने पार्ट की वीडियो बनाई, फिर वाई में नेट फोर्स 0 कर दिया, और हमारा आंसर आ गया जो मैंने यूज़ किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी मैं 50% के ही लेवल पे रखूंगा, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर जाएं, ठीक है, बट ठीक है, देखते हैं। कह रहा है इन द सेटअप सोन द ब्लॉक इज प्लेस ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर, द कॉर्ड एंड पुली आर आइडियल एंड ईच स्प्रिंग हैज स्टिफनेस इज के। यहाँ का भी स्टिफनेस के है, यहाँ का भी स्टिफनेस के है, यहाँ का भी स्टिफनेस के है, और ये भी स्टिफनेस के है। The block is pulled away from the wall. How far will the block shift while the pulling force is increased gradually from 0 to F? अगर इसको मैं 0 से F इंक्रीज करूं तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये ब्लॉक कितना शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम पे कितना शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हो, अच्छा इसमें ना कई सारे भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है कि एकदम बेसिक से चलेंगे, जो आएगा सो आएगा, और सेकेंड अप्रोच है कि इस पूरे स्प्रिंग का इक्विवेलेंट मैं निकाल लूँ और इक्विवेलेंट निकाल के उसके सहायता से सॉल्व करूँ। तो मैं आपके सामने दोनों मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। मेथड 1 जो कि एकदम प्योर बेसिक मेथड है, और मेथड 2 जो होगा आपका वो होगा इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग मेथड। इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग मेथड वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग निकालने के लिए मैं आपको एक अलग वे भी बताऊंगा कि कैसे उसको निकाला जाए बेटर वे में। तो एक बात बताइए, अगर ये ब्लॉक, एक काम करते हैं, लेट यहां पे टेंशन टी है, इसमें स्प्रिंग, इसमें टेंशन टी डेवलप हुआ, तो अगर इसमें टी डेवलप होगा तो स्प्रिंग मासलेस है, तो हर जगह टेंशन बराबर होगा, तो EBT होगा, तो EBT होगा। तो इसमें कितना डेवलप होगा, 2T का टेंशन डेवलप होगा, और ये T तो इसमें कितना डेवलप होगा, इसमें डेवलप होगा 2T का टेंशन। और अगर ये T है तो ये भी क्या होगा, T के बराबर। तो फिर इस ब्लॉक पे ये वाला स्प्रिंग फोर्स 2T है और ये वाला स्प्रिंग फोर्स T है, और चूंकि ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर रहे हो तो हर वक्त इस पर नेट फोर्स 0 होगा, दैट मीन्स F - 3T 0 होना चाहिए। तो इससे इक्वेशन आ गया F बराबर 3T, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो मुझे ये बताइए, अगर इस स्प्रिंग में फोर्स
टी है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा? एफ बराबर के एक्स होता है इलोंगेशन, F1 बराबर के एक्स होता है। तो कोई पूछे इलोंगेशन कितना आएगा, तो F1 अपान के आएगा। मतलब फोर्स को आपको स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ का फोर्स T है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा? क्योंकि आप खींच रहे हैं तो ये इलोंगेटेड होगा, तो ये इधर इलोंगेटेड होगा T अपान के बराबर। अच्छा, इसमें फोर्स 2T है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा? तो इसमें जो इलोंगेशन होगा, इस वाले में जो इलोंगेशन होगा वो होगा 2T अपान के। हिम्मत रखा हूं, देखूंगा यहां पे कितना है। ये भी स्प्रिंग इलोंगेटेड हो रहा है क्योंकि आप इधर खींच रहे हैं, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे 2T है और ये के है, तो इसका इलोंगेशन क्या होगा? 2T अपान के होगा। और यहाँ पे टेंशन T है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो यहाँ का इलोंगेशन क्या होगा? इट इज T अपान के। ओके, चलिए अब मुझे ये जानना था कि ये ब्लॉक कितना दूरी मूव किया है। लेट दिस इज x, इसने x दूरी मूव किया, x रिमूव किया, तो इस x को इन इलोंगेशन के साथ कांस्टेंट डेवलप करेंगे, कांस्टेंट डेवलप करेंगे। तो कांस्टेंट के लिए ना दिमाग लगा के सोचते हैं। चलिए मुझे बताइए, ये वाला पॉइंट तो भाग नहीं रहा, सुनना, ये वाला पॉइंट तो भाग नहीं रहा, लेकिन ये जो पॉइंट है इस स्प्रिंग के इलोंगेटेड होने की वजह से ये पॉइंट आगे जाएगा इतना दूरी, इतना दूरी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये फिक्स है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो कितना आगे मूव करेगा? तो इतना मूव करेगा। ओके, ठीक है। तो इस पुली की बनाते हैं एबीडी, इस पुली की एबीडी बनाते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ नहीं, हिम्मत रखो ना, अभी आंसर ऐसे कैसे नहीं आएगा? जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइएगा, मैं उसके हेल्प से सॉल्व करूंगा। तो इस पुली की एबीडी बनाते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं। तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में वो T अपान के है, T अपान के है, और इस वाले पॉइंट का आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, कोई बात नहीं, अपने मन से इसको मान लेंगे इट इज x1। देखो, दिस इज द कोर बेसिक अप्रोच। जे एडवांस का जो बच्चा होता है ना, वो प्योर होता है, मतलब थॉट बेसिक से अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन। इस वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर कितना है? 2T अपान के है, तो 2T अपान के। अच्छा, ये बोलना मुश्किल है, पता है क्यों? ये अगर फिक्स है तो ये तो इतना ही बढ़ेगा, T अपान के बढ़ेगा। ये फिक्स है तो ये पॉइंट उतना बढ़ेगा जितना ये स्प्रिंग बढ़ेगी, तो ये तो ठीक है। ये वाला को मैंने एक्शन मान लिया, लेकिन ये वाला पॉइंट कितना आगे जाएगा? ये जो पॉइंट आगे जाएगा ये कितना जाएगा? अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे जाता है, सुनना मेरी बात, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे जाता है तो ये कितना आगे जाना चाहिए ताकि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन 2T अपान के आ जाए? तो मैं कहूंगा कि अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे मूव किया है तो x माइनस 2T अपान के ए आगे जाना चाहिए, तभी इसमें इलोंगेशन आएगा इसके बराबर। दैट मीन्स इसका इलोंगेशन x माइनस 2T अपान के होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए भाई, अगर इसमें इलोंगेशन मान लो, लेट्स इसमें इलोंगेशन 1 मीटर आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, और अगर ये 3 मीटर गया आगे, तो कोई पूछे ये कितना आगे जा रहा है? तो जब इसमें 1 मीटर के इलोंगेशन चाहिए और ये 3 मीटर जा रहा है, तो इसको 2 मीटर आगे जाना चाहिए ना, तभी तो ये 2 मीटर जाएगा, ये 3 जाएगा, तो बीच में इलोंगेशन 1 का आएगा। वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर ये x आगे भागा और ये इलोंगेटेड हो गया 2T अपान के, दैट मीन्स इस पुली का सेंटर इधर कितना आगे जाएगा? x माइनस 2T अपान के, तो इतना जाएगा, और ये x1 है। ओके, अब इसमें कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। आपको पता है कि दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट का सम इस पुली के सेंटर के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। आपको पढ़ाया गया था, इस तरीके से पढ़ाया गया होगा कि अगर ऐसा पुली है, ये वाला पॉइंट का अगर x1 डिस्प्लेसमेंट है और इस वाले पॉइंट का अगर x2 डिस्प्लेसमेंट है और इसका अगर x है, तो इस x में रिलेशन आता है x1 प्लस x2 अपान 2। सिमिलरली अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है और इसकी v है, तो v बराबर आता है v1 प्लस v2 अपान 2। सिमिलरली अगर इसका सेक्शन a1 है, इसका a2 है, इसका a है, तो a आता है a1 प्लस a2 बाई 2, एकदम सेम आता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, और मैथ साइन कन्वेंशन, इधर है तो प्लस, इधर है तो माइनस। तो ये कितना है बेटा? T अपान के है,
प्लस x1 का हाफ इज इक्वल टू x माइनस 2t अपान k। तो यहां से मैं चाहूं तो लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो ये बनेगा 2x, ये इधर जाएगा तो बनेगा माइनस 4t अपान k, और ये t अपान के इधर जाएगा तो बनेगा माइनस t अपान के। देखिए x1 बराबर 2x माइनस 4t अपान के, और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस t अपान के। अभी ये रहने देते हैं। अब इस पुली को तो बना लिया, अब हम इस पुली को बनाएंगे उसी सब्र के साथ। तो चलिए बनाते हैं। तो इस पुली को बनाएंगे, फिर हम यहां दिखाएंगे इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं भाग रहा है, ये 2t अपान के है, तो ये 2t अपान के आगे जाएगा। तो आप इस पे दिखाएंगे कि दिस वन इज 2t अपान के। अब ऐसे आता है, ये वाला पॉइंट x1 आगे भागा है, x1 आपने दिखाया है, तो इसी चीज को आप यहां दिखाएंगे कि दिस इज x1। अब वापिस आता है इस वाले पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर ये वाला पॉइंट उतना ही आगे भागा जितना ये ब्लॉक भागेगा, तो ये ब्लॉक अगर x मूव किया है तो ये दूरी x मूव करेगा, और इसमें इलोंगेशन t बाई के का हुआ है। दैट मीन्स ये कितना आगे भागा होगा, तो x में से अगर ये इलोंगेशन घटा देंगे तो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा, रस्सी के पॉइंट का, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा उसी कॉन्सेप्ट से। तो ये बनेगा x माइनस टी अपान के। फिर इस पे कांस्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे हम लोग। तो ये है 2t अपान के, तो 2t अपान के इज इक्वल टू x1 प्लस x माइनस टी अपान के डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा 4t अपान के, 4t अपान के, ये वाला x इधर जाएगा तो बनेगा माइनस x, ये इधर जाएगा तो बनेगा t बाई के। अच्छा ये जो x1 है और ये जो x1 है एकदम सेम होना चाहिए, तो दोनों की इक्वेट कर दीजिए। तो आ गया 2x माइनस 5t अपान के आएगा, इट इज 5t अपान के। अब देखो बेटा ये 5t अपान के और ये 5t अपान के इधर से आके बना देगा 10t अपान के, और ये इधर से आके बना देगा 3x। तो कोई पूछे व्हाट इज द इलोंगेशन, तो इलोंगेशन x इज नथिंग बट 10t अपान 3k। अब t निकालना पड़ेगा, और t हम ऑलरेडी निकाल चुके। देखिए t बराबर यहां से आएगा f अपान 3, f बराबर 3t, तो t बराबर f अपान 3, तो t बराबर आएगा f अपान 3, तो f अपान 3, ये f अपान 3 कर देंगे। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10f डिवाइडेड बाई 9k। तो दिस इज योर आंसर 10 अपान 9k। तो आपने देखा कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो मैं कितने प्यार से क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक कोर बेसिक पे जा रहा हूँ, FBD बना रहा हूँ, ठीक है, इलोंगेशन के हिसाब से देख रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, और इक्वेशंस लिख रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन को अगर अच्छे से पढ़ाई किया होगा, ठीक है, तो आपको हर बात समझ में आ रही होगी। और यही JEE एडवांस है। अब तक आप जो पढ़ते आ रहे हो वो अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो तुम श्योर रहो कि JEE एडवांस में तुम्हारा होने जा रहा है, और सही में होगा, एकदम सही में होगा। और अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर आपको जो नोट है उसको सही से पढ़ने की ज़रूरत है। कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप चाहो तो अपने टीचर से बात कर सकते हो, या यूट्यूब पे अगर लेक्चर देखना चाहोगे तो आपको मेरे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो x आ गया इतना। ये तो मैंने आपको कौन सा फर्स्ट अप्रोच यूज़ किया। अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मेथड 2। द मेथड 2 इज, देखिए तो मेथड 2 में इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। देखो इसकी नीड सिर्फ इसलिए कि इक्विवेलेंट मुझे सीखना है निकालना, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं, इक्विवेलेंट निकालना मैं चाहता था।
तो इसकी तरीका क्या हो कि सारी स्प्रिंग को हटाओ। तो इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है, इसके अंदर वो ये है कि सारी स्प्रिंग को हटाओ, इस पे एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो, सिंगल स्प्रिंग लगा दिया। अब जब ये ब्लॉक एक्स का डिस्प्लेसमेंट ले, एक्स का डिस्प्लेसमेंट ले, तो ये सिंगल स्प्रिंग इस ब्लॉक पे वही फोर्स लगाए जो इस ब्लॉक से अटैच्ड सिस्टम ऑफ द स्प्रिंग ने इस ब्लॉक की एबीडी बनाते समय लगाई है। तो इस ब्लॉक की एबीडी बनाते समय अगर ये दो स्प्रिंग थे, एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो इस ब्लॉक की एबीडी बनाते समय इन दोनों स्प्रिंग का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, रिजल्टेंट रियोस्टोरिक, वो कितना है? तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये है मान लो k1x, ये है k2x। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर दिया, तो यहां से आपको k इक्विवेलेंट मिलेगा। लेकिन ये जितना ब्लॉक, अगर इसको आपने x में दिया तो इस स्प्रिंग में x का थोड़ी हुआ, तो k1x1 हुआ, ये k2x2 हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? कि अगर आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो इसका इलॉन्गेशन कुछ और हुआ, इसका इलॉन्गेशन कुछ और हुआ, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, इस एबीडी में स्प्रिंग का, वो इसका फोर्स आएगा और इसका फोर्स आएगा। वो जो फोर्स है वो इसको इक्वेट कर दे, 1 सेकेंड, और ये इसको इक्वेट कर दे। तो ये जो k इक्विवेलेंट है, x बराबर k1x1 प्लस k2x2, इससे जो k आएगा, k इक्विवेलेंट आएगा, वो इस पूरे सिस्टम का k इक्विवेलेंट कहलाएगा। एंड दूसरा तरीका है मेथड टू है एनर्जी मेथड्स, कि अगर इसको x का डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इस स्प्रिंग की जो एनर्जी हो, दैट इज हाफ k इक्विवेलेंट इनटू x का स्क्वायर, वो जितनी भी स्प्रिंग है उन सबकी एनर्जी के सम से आ जाए, सिग्मा समेशन ऑफ ऑल स्प्रिंग। तो ये दो मेथड है इक्विवेलेंट निकालने का। तो जहां क्वेश्चन इजी है, जहां पे सीरीज पैरेलल क्लियर दिखता है, वहां पे ये वाला अप्रोच लगाया जाता है। और जहां क्वेश्चन में एकदम कॉम्प्लिकेशन है, ना सीरीज समझ रहा है ना पैरेलल समझ में आ रहा है, देन यूज दिस अप्रोच टू फाइंड के इक्विवेलेंट। तो चलिए मैं मेथड 2 के सहायता से के इक्विवेलेंट निकालता हूं और मेथड 1 से भी निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, स्टिल मैं आपको अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखिएगा जरूर। तो सबसे पहले मेथड 2 से निकालते हैं, मेथड 2 से फिर देखते हैं। मेथड 2 से के इक्विवेलेंट निकालेंगे और अंतिम में फिर हम आंसर निकालेंगे, वो आंसर कैसे आया। तो चलिए मैंने क्या किया, मेथड 2 में इस ब्लॉक के ऊपर एक सिंगल स्प्रिंग लगा दिया और कहा कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है, और इस ब्लॉक को मैंने x का डिस्प्लेसमेंट दिया, x का। तो इस स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के इक्विवेलेंट इनटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा मुझे ये बताओ, 1 सेकेंड, x का दिया तो इसमें स्प्रिंग में एक फोर्स आया होगा, द स्प्रिंग फोर्स इज t, लेट t है। तो इस स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी? इस स्प्रिंग की एनर्जी होनी चाहिए हाफ के इक्विवेलेंट इनटू इस स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन है, वो है t अपान के इक्विवेलेंट, t अपान के इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, इतनी एनर्जी है इस स्प्रिंग में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम की एनर्जी। तो देखो हालांकि यहां पे आपने ना इसमें 2t, इसमें t दिखाया है ना, तो अगर इसमें आपने t दिखाया है, ओके, जब आपने इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स आया था, फोर्स जानते हो क्या है? इस ब्लॉक की जो एबीडी बना रहे हैं ना, अगर इससे मैं वहां पे लेके जाऊं कंपेयर करने के लिए, घबराना नहीं, अभी देखो समझाता हूं, थोड़ा सा ना वेट करते हैं। थोड़ा सा सुनना मेरी बात, कुछ नहीं, मुझे हिम्मत रखनी है। इस ब्लॉक पे
मैं चाहता हूं ना इन्हीं डेटा के साथ आंसर निकाल लो, मैं अलग से नहीं सॉल्व करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि इस ब्लॉक पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, ये 2T और ये T, टोटल 3T काम कर रहा है, टोटल 3T काम कर रहा है। तो अगर मैं इसकी एबीडी बनाया हूं यहां पे एबीडी, तो बेटर है कि मैं यहां पे 3T दिखा दो, 3T दिखा दो, और वो T और ये T एकदम सेम हो, तो मैं कहूंगा ना ये वाला भी कॉन्सेप्ट काम कर गया कि इस ब्लॉक को आपने x का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस स्प्रिंग ने इस पे 3T का टेंशन लगाया, और यही फोर्स उस सिस्टम ऑफ द स्प्रिंग ने भी उस ब्लॉक पे लगाया था। तो ये एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी होगी हाफ k इक्विवेलेंट इनटू यहां के एलोंगेशन, इट इज 3T अपान k इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ये यहां की एनर्जी हो गई, इज इक्वल टू यहां की एनर्जी प्लस यहां की एनर्जी प्लस यहां सारी एनर्जी जोड़े, तो यहां की एनर्जी क्या आएगी, ये आएगी हाफ 2T टेंशन था ना, देखो यहाँ पे 2T और यहाँ पे T है, अच्छा इसमें भी 2T है, इसमें भी 2T है, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर जाएगी क्योंकि टेंशन बराबर है दोनों में, तो एनर्जी बराबर जाएगी। तो 2T टेंशन था ना, तो ये होगा हाफ k इंटू 2T अपान k का होल स्क्वायर, और डबल मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि दो स्प्रिंग थे सेम एनर्जी के, और इसमें T है इसमें T है, तो आप क्या दिखाएंगे, आप यहां दिखाएंगे उसकी एनर्जी दैट इज हाफ k इंटू T अपान k का होल स्क्वायर, डबल मैंने इसलिए लिखा दो थे। अब देखिए यहां से T के टर्म कैंसिल हो गया, मुझे k इक्विवेलेंट डायरेक्ट आ गया, तो यहां से हमारा जो k इक्विवेलेंट सॉल्व हो गया है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी जानते हैं, ये 2 के टर्म्स कैंसिल कर दीजिए और ये आएगा 9 अपान k इक्विवेलेंट, देखिए तो टी स्क्वायर भी कैंसिल होगा, 9 अपान k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये बनेगा 4 अपान k, अच्छा ये दो भी तो है, दैट मीन्स 8 अपान k प्लस ये बनेगा 2 अपान k, तो ये हो जाएगा 8 2 10 अपान k। देन व्हाट इज k इक्विवेलेंट, देन k इक्विवेलेंट इज 9k अपान 10 आ गया। अब कहा गया था कि बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाँ अगर फोर्स F लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा, तो देखिए अगर फोर्स आप F लगा रहे हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा, तो इस पे आपने फोर्स F लगाया है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, ये 9k अपान 10 फिक्स एंड, तो अगर ये फोर्स F लगाए धीरे धीरे बढ़ाएं तो ये ब्लॉक कितना मूव करेगा x डिस्टेंस, तो स्प्रिंग फोर्स 9k अपान 10 इंटू एक्स क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, आ गया x की वैल्यू 10F अपान 9k, कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मेथड 2 से मैंने k इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा बट आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट्स, अगर एक बार आप सिस्टम को हटा के वहां पे एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें तो सिंगल स्प्रिंग फोर्स भी वही लगाती है, अपने अंदर एनर्जी भी वही डेवलप करती है जितना सिस्टम ऑफ द स्प्रिंग उस ब्लॉक पे फोर्स लगाता है और एनर्जी डेवलप करता है। ओके अच्छा, अगर मुझे मेथड 1 से करना होता ना, के इक्विवेलेंट निकालना होता मेथड 1 से, तो मैं क्या करता कि इसको ऐसे बैलेंस कर लिया, मेथड 1 से भी आई थिंक निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं के इक्विवेलेंट, चलो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मेथड 1 एक्चुअली में थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर आ सकता है बट परेशान मत होना। ठीक है, आपको अगर भले ही ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूं कि एक बच्चे को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, द अप्रोच इज दिस वन, दिस इज द बेसिक अप्रोच, ये सीखना है आपको। ठीक है, थोड़ी सी लेंदी है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट रिलेशन को भी अपने साथ लेके चल रहा है। ठीक है, साथ में सिंपल एफबीडी बनाई, उससे आगे बढ़ा, आंसर आया, ये होती है फिजिक्स। बाकी जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वो तो जस्ट एनर्जी के विषय में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनर्जी से के इक्विवेलेंट कैसे आ रहा है, फोर्स से के इक्विवेलेंट कैसे आ रहा है, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेथड 1 पे आते हैं और थोड़ा सा मैं इसको भी एलोबरेट कर रहा हूं। मेथड 1 पे आपने कहा था कि एक सिंगल अगर आप स्प्रिंग ले रहे हैं, ये के इक्विवेलेंट लगा दिया,
तो जब इसको आपने x का डिस्टेंस दिया तो इस स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ था? 3T डेवलप हुआ था ना, 3T डेवलप हुआ था। तो इस 3T में, और ये 3T वही है जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था, तो इस 3T में और इस x इस k में रिलेशन होना चाहिए 3T बराबर k इक्विवेलेंट इंटू x, इक्वेशन नंबर 1। फिर आता है, अब जब मैंने इंडिविजुअल ब्लॉक की वीडियो बनाई तो आपने यहां पे एक स्प्रिंग लगाया था और एक स्प्रिंग यहां पे लगाया था, और आपने कहा था कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए k इंटू एक्स। तो यहां का k था नहीं, और k, और यहां का इलोंगेशन कितना था बताओ तो? अभी बताते हैं इलोंगेशन वहां कितना था। अगर ये फोर्स 2T है तो 2T अपान k इलोंगेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2T अपान k, 2T अपान k, तो k इंटू 2T अपान k लिख लिया। अच्छा, ये फोर्स स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू इसका इलोंगेशन t अपान k था। क्या इन दोनों फोर्स का सम ही इस k इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए? मुझे तो यही लग रहा है। या मैं यूं कहूं तो होना चाहिए, या मैं यूं कहूं तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए 3T, ये तो आ ही रहा है 3T तो होगा ही यार। इसे मिला तो मुझे कुछ नहीं, इसे तो बस यही मिल रहा है कि अगर मैं इसको इनसे इक्वेट कर दूं तो यही इक्वेशन मिल गया, बस आया कुछ नहीं यार, बराबर आ रहा है। देखो कैसे के कट गया, कैसे कट गया, 2T बराबर 3T, बस तो मिला क्या? कुछ नहीं यार। ठीक है, एक्चुअली पता है ये तब आएगा जब इस x को आप इस t के टर्म में लिख लेंगे और k के टर्म्स में, उसके लिए हमारा मजबूरी है कांस्टेंट रिलेशंस, मतलब x को आपको इन t और k के टर्म लिखना पड़ेगा। तो फिर ये जो पहला मेथड था ना, बेसिक मेथड, इसी मेथड से आपको कांस्टेंट्स के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और फिर आप यहां जाएंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 10t अपान 3k। तो ये 10t अपान 3k, 10t अपान 3k, 10t अपान 3k आपको यहां लिखना होगा। तो 3t k इक्विवेलेंट इंटू 10t अपान 3k, तो ये t से t कटेगा और k इक्विवेलेंट की वैल्यू अगेन आ जाएगी 9k अपान 10। तो आपने देखा जो पहला मेथड है, ठीक है, जो अक्सर आपको पढ़ाया जाता है कि सारी स्प्रिंग को हटा के उस पर एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो और उस ब्लॉक को अगर एक्स का डिस्प्लेसमेंट दो तो ये सिंगल स्प्रिंग भी वही फोर्स लगाए जो रेस्ट ऑफ द स्प्रिंग इस ब्लॉक के बड़ी बनाते समय ब्लॉक पे लगा रही हैं। तो के इक्विवेलेंट उस पूरे सिस्टम ऑफ स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट कहलाता है। तो उसमें आपने सॉल्व तो किया उस अप्रोच से, बट उसमें इसको डेवलप करने के लिए कांस्टेंट जरूरत पड़ेगी, तो एक लेंदी अप्रोच बन गया। जबकि आपने जो एनर्जी मेथड यूज किया, ठीक है, ये आपके लिए एक इजी अप्रोच बन गया। तो के इक्विवेलेंट निकालने का हमारे पास दो अप्रोच दिखा आपको, आप ये दोनों यूज कर सकते हैं किसी अदर क्वेश्चंस के अंदर। जब वर्क पावर एनर्जी में जाओगे ना तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी आपको। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, और इसको मैं आज रखूंगा 70% के लेवल पे। सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को और एक एक करके एक एक पॉइंट को देखेंगे। मुझे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी मैं कहूंगा कि एक अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो भी आप मेरी एनालिसिस जरूर देखिएगा कि मेरी एनालिसिस क्या कह रही है, क्योंकि उसकी नीड है, क्योंकि वो आपको जानना पड़ेगा कि इसके अंदर मैं और कौन कौन से पॉइंट्स को रेज कर रहा हूं और मोशन को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, एनालिसिस कैसे कर रहा हूं। इसके लिए कह रहा, अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ बार ऑफ मास कैपिटल M with a light inextensible cord. The bar can slide on the frictionless slope of the inclination angle theta. Initially the bar is held motionless so that the ball also stay motionless as shown in the figures. Find the acceleration of the bar and acceleration due to the gravity. Initially the bar is held and motionless. ये बार रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। Find the acceleration of the bar. ठीक है,
द बार कैन स्लाइड ऑन द फ्रिक्शनलेस स्लोप ऑफ द initially the bar is held and motionless and that bar also stay in motionless as shown in the figure. Find the acceleration of the bar. मुझे लग रहा है कि इसको रिलीज करने के बाद पूछा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि रिलीज करने के बाद कितने समय बाद, कुछ ऐसा तो लिखा तो नहीं है. A ball of mass semi suspended from the इतना the bar can slide on the frictionless slope of initially the bar is held motionless so that ball also stay motionless as shown in the figure. Find the acceleration of the bar. ठीक है, बार का इसका एक्सेलरेशन पता करना है. खैर अब ये तो बाद की बात है कि उन्होंने जस्ट आफ्टर रिलीज पूछा है कि किसी टाइम टी पे पूछा है. ठीक है, अब चूंकि उन्होंने दिया नहीं टाइम टी पे और मुझे क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं जस्ट आफ्टर रिलीज के ही विषय में पहले हम कोशिश करेंगे निकालने के लिए, और एक बार जस्ट आफ्टर रिलीज के बाद हम एक बार इसकी एनालिसिस करेंगे कि रिलीज के किसी टाइम टी पे अगर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या इसमें सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं अभी यूज कर रहा हूं अपने सोल्यूशन के अंदर जस्ट आफ्टर रिलीज. जस्ट आफ्टर रिलीज. अच्छा, जैसे ही आप रिलीज करेंगे रिलीज करेंगे तो बार के पास एक्सेलरेशन आएगा. बार के पास एक्सेलरेशन है a के बराबर. अब पता ये ऐसे भागेगा, और जब ऐसे भागेगा तो रस्सी में के अंदर टेंशन आएगा. वो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग के अंदर ना प्रेशर आ रहा है. मैंने कहा एक काम करते हैं ना, आप इस फ्रेम पे जाएंगे, इस प्लैंक के फ्रेम पे जाएंगे और मोशन को ऑब्जर्व करेंगे. तो ये जो एक्सेलरेशन ये है, इससे इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा और सूडो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा जो कि ma के बराबर होगा. चलो, इस फ्रेम से सूडो फोर्स ma लगेगा. अब अगर मैं किसी टाइम t पे भी रहता तो भी इसके ऊपर सूडो फोर्स ma रहता और ये मुझे रेस्ट में दिखता. तो ये रेस्ट में, और उन्होंने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द बार, ए पूछा, मैं ए निकालने में इंटरेस्टेड हूं और मैं इस पे खड़ा हो गया तो ये तो रेस्ट पे आ गया, बच गया ये ma. अच्छा, क्या होगा, इस सूडो फोर्स की वजह से ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा. तो सोचते हैं. ओके, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जस्ट आफ्टर रिलीज की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीज की. तो जब इसके फ्रेम पे जाएंगे तो रिलीज करेंगे तुरंत बाद, ना तो इसके पास वेलोसिटी आएगी ना तो इसके पास वेलोसिटी आएगी. ठीक है, तो इसके फ्रेम में इसका मोशन सर्कुलर होगा, इसके अबाउट सर्कुलर होगा. और सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. क्योंकि स्पीड जस्ट जीरो है तो टुवर्ड द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r जीरो होगा. तो जो एक्सेलरेशन इसके पास होगा वो बस एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो इसके पास इसके फ्रेम में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर मोशन में जो स्ट्रिंग होती है उसके परपेंडिकुलर होता है. तो रस्सी ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे दिखा दिया और इसको लिख लिया AR, बट है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और वो ऑब्वियस है इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं इसके एबीडी बनाऊँ ना तो टेंशन टी मैं ऐसे दिखाऊंगा, mg मैं ऐसे दिखाऊंगा, इसका वेट mg. रियल फोर्सेस है, एबीडी में ऐसे ही रहेंगे और इसके फ्रेम से सूडो फोर्स ऐसे दिखाऊंगा. अब देखना, इस सूडो फोर्स का जो ये कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट के वजह से ये रेडियल एक्सेलरेशन आया है. ठीक, और जस्ट आफ्टर रिलीज है तो जस्ट आफ्टर रिलीज कोई भी टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन नहीं है, अभी मैं मान के चल रहा हूं. ठीक है, आंसर तक जाने के लिए. उसके बाद देखेंगे अगले पार्ट में कि अगर किसी टाइम टी पे होता तो फिर हम इक्वेशंस कैसे लिख रहे होते. बट ये सही है कि इनको एक क्लियरेंस देना चाहिए. अगर किसी टाइम टी पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता है तो उनको इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए फाइंड द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज. ठीक है, और अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं
पीडीएफ आप मैं सॉल्व करने के बाद ही मैं पीडीएफ आपको देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद पीडीएफ देता हूँ, तो उस पीडीएफ में मैं चेंज कर दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है, और वो आपको चेंज फॉर्म में मिलेगा। तो अब देखिए जस्ट आफ्टर रिलीज सिर्फ एआर है, ओके, तो इस फ्रेम से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स इक्वेशन लिखूं, अच्छा ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल बनेगा, रीजन इज क्लियर, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो फिर ये एंगल सेम होना चाहिए। तो इस पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या बनेगा, नेट फोर्स ठीक कंपोनेंट आएगा नहीं, एम जी का आएगा नहीं, एम ए का ये वाला कंपोनेंट जाएगा, इट इज एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू रेडियल रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ये एम से एम कट गया, इससे ए आर की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद अब मैं चाहता हूं इस पे फोर्स इक्वेशन लिखना, तो देखो पूरे सब्र के साथ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो हालांकि आपको ऐसे पढ़ाया गया हो कि पूरे सिस्टम पे एक ही बार इक्वेशन लिख देना, आंसर आ जाएगा, किसी भी फ्रेम से लिखो आंसर आ जाएगा, और एक तरीका होता है बेसिक तरीका, तो चलो हम बेसिक से ही लिखते हैं। तो मेथड 1 इसके अंदर भी जो मेथड 1 है एकदम कोर बेसिक से जाऊंगा और मैं आपके सामने इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो इसकी एफबीडी बनाया, एक्स में फोर्स लिखा तो ये मिल गया, वाई में फोर्स इक्वेशन ये बनेगा टी प्लस एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा, टी प्लस एम ए का साइन थीटा इज बैलेंस बाय एम जी, इसलिए क्योंकि इनिशियल रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर बाय आर 0 है। ओके, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अब मैंने इसकी एबीडी बनाई, ग्राउंड फ्रेम में बनाते हैं इसकी एबीडी। अगर मैं इसकी एबीडी ग्राउंड फ्रेम में बनाऊं तो टेंशन टी मैं ऐसे दिखाऊंगा, इधर जो फोर्स आएगा आप क्या दिखाएंगे, एम जी कैपिटल एम, आप इसको दिखाएंगे कैपिटल एम जी साइन थीटा, कैपिटल एम जी का साइन थीटा, ये फोर्स इधर आएगा, दिस इज कैपिटल एम जी कॉस थीटा, यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की ओर, एबीडी कंप्लीट। तो इसकी एबीडी ग्राउंड फ्रेम में मैंने ये फोर्स दिखा दी, ये दिखा दी, टेंशन दिखा दी, एन दिखा दी, और इसका जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में वो कितना है, 1 के बराबर। तो एक काम करते हैं, अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल थीटा था तो ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, 90 में थीटा तो भी बनेगा 90 थीटा, मतलब दिस एंगल इज थीटा, ओके। और वो भी बताया जाता है कि नॉर्मल एक तरह से नॉर्मल है, इस नॉर्मल का इस वर्टिकल से वही एंगल होगा जो इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से। अब मैं इधर फोर्स इक्वेशन लिखूंगा इधर, तो इधर फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, इट इज कैपिटल एम जी साइन थीटा, साइन थीटा ये फोर्स, इसका ये वाला कंपोनेंट प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट इक्वल टू इसका मास m इंटू ए, इसका तो कंपोनेंट आएगा नहीं इधर, n का तो आएगा नहीं, ओके। अब मैंने क्या किया, यहां से t उठा के मैंने अगर मैं यहां पे रख दूं ना तो मुझे a की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, तो यहां पे तो एआर की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी यार। तो एक काम करते हैं, थोड़ा मैं लिख के दिखाऊं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम इस पे इक्वेशन लिख दिया और इस पे इक्वेशन मैंने इसके फ्रेम से लिखी और इसके फ्रेम से इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दिया, सही है वाह। तो लिखते हैं, देखो ये बन गया एम जी का साइन थीटा प्लस टी की जगह पे वो रखिए, ये बनेगा एम जी माइनस एम ए साइन थीटा इंटू टी की जगह पर रखिए इंटू साइन थीटा बराबर कैपिटल एम ए, ये बन गया। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो यहां से जी का टर्म्स कॉमन हो रहा है, ये बनेगा कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो ए कॉमन आएगा, तो ये बनेगा ए कॉमन कैपिटल एम और ये बनेगा ए साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये बनेगा स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कॉमन आ रहा है इसमें, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर्स। एक बार मैं आंसर एक बार चेक कर लूं फिर बताता हूं। कैपिटल M जी साइन थीटा, स्मॉल m साइन थीटा, यस ऑफ कोर्स यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसकी कोई नीड ही नहीं थी। अब थोड़ा सा ना किसी टाइम टी पे चलते हैं, फिर ये सब भी थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, किसी टाइम टी पे चलते हैं। तो अगर मैं किसी टाइम टी पे जाऊं ना, टी टाइम पे, तो क्या हुआ होगा, किसी टाइम टी पे हुआ ये होगा कि ये इंक्लाइन है और ये इस तरीके से था। तो अगर मैं इस पे खड़ा हूं तो इसका एक्सेलरेशन a है, तो आप इसके ऊपर सूडो फोर्स दिखाएंगे ऐसे ही m इंटू ए का, दिस एंगल इज थीटा। इस ब्लॉक के बीडी में mg आपको नीचे की ओर दिखेगा, टेंशन टी आपको ऊपर की ओर दिखेगा, सूडो फोर्स ऐसे ही रहेगा। बट इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा किसी टाइम टी पे, वो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि सेंटर ये है, तो सर्कुलर मोशन इसी के अबाउट होगा, तो इधर आएगा क्या। अब बाद में देख लेंगे कि रस्सी स्लैक हो रही कि नहीं हो रही, इसको बाद में देखा जाएगा। हालांकि मैंने आंसर निकाल लिया और आंसर तो यही है, और ये चीज़ आपको तो एकदम समझ में आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इसकी एबीडी बनाई, इक्वेशन लिख दी, इसकी एबीडी बनाई, इक्वेशन लिख दी, आगे आंसर्स। देखो यही आपको भी करना है, बाकी कुछ नहीं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हिम्मत रखना होगा। अब किसी टाइम टी पे मैं एक बार क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे लगी थी कि ये एक्सेलरेशन जो बार का पूछ रहा है कब पूछा है, जस्ट आफ्टर पूछा है या किसी टाइम टी पे पूछा है, इसीलिए थोड़ा सा है। तो हालांकि आंसर ये बता रहा है कि जस्ट आफ्टर ही पूछा है। किसी टाइम टी पे क्या दिक्कत आ रही है, एक बार देख लेते हैं कि किसी ऐसे ही कि किसी अगर वो आंसर है तो किसी टाइम टी पे इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। अभी मैं बताता हूं, देखिए कैसे। अच्छा, टाइम के साथ जब ऐसे भागेगा, नहीं टाइम के साथ यहां पे थोड़ी होगा, टाइम के साथ तो ये किसी और पोजीशन पे होगा। तो जब ये किसी और पोजीशन पे होगा ना, ये ऐसे कहीं आ चुका होगा, ऐसे घूमते हुए ना, ये कहीं इधर आ चुका है, इधर, तो इधर आ चुका होगा, तो फिर टेंशन इस पे टी अलग होगा, इस पे अलग होगा। दैट मीन्स इनको आई एम 100% श्योर इनको पूछना चाहिए था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बार जस्ट आफ्टर रिलीज। दिस इज क्वेश्चन। अब भी क्वेश्चन सही है, ठीक है, समझ गए तुमको भी समझ में आ गया होगा कि जब ये ऐसे किसी टाइम टी पे इधर आया होगा, तो जब इधर आएगा तो फिर ये एंगल भी चेंज हो चुका होगा, तो उस एंगल का भी रोल इसके एबीडी में बनेगी, तो फिर उस एंगल के टाइम में तो कोई आंसर नहीं है, तो उसमें टाइम के भी टर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। तो टाइम टी पे नहीं है वो क्वेश्चन, बस यही है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बार जस्ट आफ्टर रिलीज। ये खैर तो मेथड 1 आपने देख ही लिया कि इसकी एबीडी बना के इसके सॉल्व कर दिया। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट सिस्टम पे लिखता, ये मेथड 1 का इक्वेशन में डायरेक्ट सिस्टम पे लिखना चाहता हूं, अब फिर आंसर निकालता हूं। देखिए ये मेथड 2 पे आता है। मेथड 2 पे मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, और आपको क्लास में कराया गया होगा कि किसी भी डायरेक्शन पे नेट फोर्स इज इक्वल टू, किसी भी डायरेक्शन में ये होता है, उस डायरेक्शन में m1a1 प्लस m2a2 प्लस अप टू डॉट डॉट, ये इक्वेशन होता है। सेंटर ऑफ मास से पढ़ाया जाता है कि किसी भी सिस्टम पे फोर्स, नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू उसका एक्सेलरेशन प्लस सेकेंड का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, थर्ड का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, जिधर आपने नेट फोर्स लिखा है। तो हम इस तरीके से वेक्टर्स लिखते हैं, ये होल्ड करता है सिस्टम पे।
तो चलिए, अगर मैंने ऐसे दिखाया था कि ये एक ब्लॉक था, ठीक है, और यहां पे क्या थी, स्ट्रिंग थी इस तरीके से, और इस पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि मैंने ए आर लिखा था, और इसका एक्सेलरेशन मैंने ए ऐसे दिखाया था। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, एकदम इसके पैरेलल आप ऐसे दिखा दीजिए, दिस इज ए, दिस इज ए। अच्छा, और इसकी बीडी में ये टी ऐसे दिखेगा, एम जी आपको ऐसे दिखेगा, और ग्राउंड फ्रेम से पूरी बीडी बनाई जा रही है पूरे सिस्टम को लिखने के लिए। इसका फोर्स इधर आप क्या दिखाएंगे, कैपिटल एम जी साइन थीटा, और ये वाला एन आप ऐसे दिखाएंगे, ये वाला आप क्या दिखाएंगे, कैपिटल एम जी कॉस थीटा, और तो कोई फोर्स होगा नहीं इसके ऊपर, और ये टेंशन टी एक तरह से। तो पूरे सिस्टम पे ये जो टेंशन होगा ना, टेंशन पूरे सिस्टम पे ये जो टेंशन है वो इंटरनल की तरह से गायब हो जाएगा, इंटरनल की तरह से गायब हो जाएगा पूरे सिस्टम पे, गायब हो जाएगा। मुझे ए चाहिए और मैं इस ए आर से बचना चाहता हूं। हालांकि ए आर और ए में मैंने एक रिलेशन निकाल ली है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं काम कर रहा। देखो इस पार्टिकल पे कोई फोर्स इस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टेंशन टी एक तरह से ऐसे है, तो इधर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूं, ये हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो इधर इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो बनेगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आर, लिख लिया। अब इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स लिखते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स के नाम पे ये वाला एन तो आएगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इस डायरेक्शन में सिस्टम पे नेट फोर्स एक तो ये है, दैट इज कैपिटल एम जी साइन थीटा है, बाकी इधर और कोई फोर्स नहीं है। बाकी इस एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इसके लिए मैंने क्या किया, इस लाइन पे ऐसे, ये एम जी है ना, मुझे ई वाला एंगल चाहिए, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इस एम जी का इसके पैरेलल कितना इक्वेशन आएगा, एम जी का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज स्मॉल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम पे इस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स है इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। तो इसका मास क्या है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू ए प्लस कैपिटल एम इंटू ए प्लस इसका मास स्मॉल एम इंटू इसका एक्सेलरेशन मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आगे भगा दिया, तो ये थीटा होगा, इस लाइन को आगे तो भी थीटा बनेगा। तो ये ए है, तो हम लिखेंगे इसको ए माइनस ए आर का ये वाला कंपोनेंट, इट इज ए आर कॉस थीटा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां से इसको लिखा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या बना, कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए माइनस स्मॉल एम कॉस थीटा, स्मॉल एम कॉस थीटा इंटू ए आर, और ए आर यहां से क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम, और ये ए और 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू आएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। और आपने देखा कि मैंने इससे भी आंसर्स निकाला। तो ये भी एक अप्रोच है जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर था, क्लियर उनको करना था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बार जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको लिखी हुई मिली होगी ऑलरेडी। इसके बाद आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4।
और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, और इसको मैं रखूंगा आज 80% के लेवल पे, 80% के लेवल पे रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ सिखाएगा। तो ये कह रहा है द 3 सिलेंडर ईच ऑफ मास m, मास m की वैल्यू दे रखी है 10√3, लिख लिया। Arrange on the horizontal floor as shown in the figure with their axis horizontal. The floor as well as the cylinders are frictionless. You apply a constant horizontal force on the left cylinder. For what range of F will the 3 cylinder remain contact with each other? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में खैर उन्होंने रेंज पूछा है ना, ठीक है, ये इस F का रेंज कितना हो, खुद कल्पना करके देखो। अगर आपने इस F को बहुत कम लगाया है, हल्का सा ऐसे लगाया, हल्का सा, या हटा ही दो, तो तुम पाओगे कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। मतलब कि अगर ये F बहुत कम लगा है तो इसको बीच में धंसने का चांसेस है, और इस F को बहुत तेज ऐसे धक्का मार दो, बहुत तेज ऐसे धक्का मार दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही धक्का मारने पे ये दोनों आगे निकल जाएंगे और ये उल्टा ऐसे गिर जाएगा। ऐसा फील दे रहा होगा कि बहुत तेज धक्का मारने पे ये दोनों आगे निकलेंगे और ये पीछे गिरेगा, पीछे कर गिरेगा, ठीक। इसका मतलब कि कंफर्म है कि इस F का रेंज है, इस F की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू तक अगर बढ़ाएंगे तो फिर ये नीचे गिरना बंद कर देगा, और उससे जब ज्यादा करेंगे तो एक सर्टेन फोर्स के बाद ये इधर जाना शुरू करेगा। तो हमें F का एक रेंज मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी पैटर्न का ना एक क्वेश्चन आपने किया होगा कि एक ऐसा इंक्लाइन, एक ऐसा इंक्लाइन, एक स्फीयर ऐसे, एक स्फीयर ऐसे, ऊपर एक स्फीयर है, कहता है अगर इसको धीरे 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 ऐसे करते हैं तो पूछता है कि मिनिमम एंगल थीटा बताइए, ये एंगल जिसके बाद अगर इस एंगल को कम कर दो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी आपने हिम्मत रखा था, इसमें भी आपको हिम्मत रखनी है। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि इसमें F का एक रेंज आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये मानते हुए कि अभी नहीं गिरा है, अभी सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस नीचे कर है तो इस पर आपने फोर्स लगाया है, तो तीनों ही ब्लॉक स्फीयर एक साथ ऐसे जा रहे होंगे, तीनों ही एक साथ आगे की ओर जा रहे होंगे। तो कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जो एक्सेलरेशन ए आएगा F इज इक्वल टू 1 2 3, ये टोटल 3m बनेगा इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इट इज F अपॉन 3m। अभी मैं मान रहा हूं कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, दैट मीन्स तीनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ओके, ठीक। अच्छा बताओ, ये अब F की मीन वैल्यू निकालने जा रहा हूं, F की मीन वैल्यू, F की मीन वैल्यू निकालते समय आपको नहीं लग रहा है कि F कम से कम लगाएंगे तो बीच में ही धंसने का चांसेस है, बीच में ही धंसने के चांसेस है। जब F कम लगाएंगे तो बीच में ही धंसने का चांस है इसको, इसका मतलब जिस वक्त F कम से कम की कंडीशन पे होगा, यहां का n नॉर्मल रिएक्शन जस्ट 0 हो रहा होगा, जस्ट 0 हो रहा होगा। इसको हटा दीजिए, देखिए लग रहा है कि नीचे घुस जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां का n जस्ट 0 होने का चांसेस लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इतने पार्ट की अलग से बीडी बना लेते हैं, इतने पार्ट की अलग से बीडी ऐसे। तो क्या होगा, F मीन की बाद में F मैक्स निकालेंगे। तो मैंने इसको ऐसे दिखाया, इसको ऐसे दिखाया, और यहां पे आपने फोर्स F लगा दिया, और यहां का n आपने जस्ट 0 का है मीन F निकालने के लिए। लेकिन इस वाले स्फीयर से भी तो इस पे फोर्स आएगा, वो फोर्स ऐसे आएगा, दैट दिस इज n1। इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, इसका भी वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, अनग्राउंड तो एटलीस्ट फ्रिक्शनलेस है,
फ्रिक्शनलेस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? फिजिक्स में बस थॉट होते हैं, सोचना क्या हो सकता है, फिर उस पर इक्वेशंस लिखे जाते हैं। ओके अब इस एंगल, इस नॉर्मल का वर्टिकल एंगल देखते हैं। तो अगर मैं इसके सेंटर्स को इसके सेंटर को आपस से मिला दूं, ऐसे ऐसे बढ़ा दूं, तो ये एक इक्वलेटेड एंगल है। तो इक्वलेटेड एंगल है तो ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, ताकि ये पूरा एंगल 60 बन जाए। तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 60, क्योंकि ये इक्वलेटेड एंगल है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये वाला जो एन होगा, इस स्फीयर ने जो एन लगाया होगा वो सेंटर से पास करेगा, सेंटर टू सेंटर। तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे होगा, वर्टिकल से 30 के एंगल पे होगा। तो ये वर्टिकल से 30 के एंगल पे होगा, के एंगल पे होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूं। तो ये बनेगा कैपिटल एफ माइनस इस N1 के वाला कंपोनेंट, क्योंकि इसके बीच में तो इंटरनल फोर्स है, वो तो गायब हो गया, ग्राउंड से फोर्स आ नहीं रहा है। तो बनेगा माइनस N1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का मास जो कि 2m है, इनटू एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक के बराबर। ये बन गया फोर्स इक्वेशन। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू F माइनस N1 का साइन 30 बराबर टोटल मास इंटू एक, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है, इसलिए मैंने टोटल मास का हेल्प ले लिया। ओके अब थोड़ा मैं इस नीचे वाले की एबीडी बनाता हूं। अगर मैं नीचे वाले की एबीडी बनाऊं ऐसे ऐसे, तो ये वाला n अगर ऐसे है तो ये वाला n जो आएगा ना, ये वाला n वो ऐसे आएगा N1, और इस N1 का भी वर्टिकल से जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। भाई वही है, जिस इस n का वर्टिकल 30, तो वही तो n ये भी है, तो वर्टिकल 30 बनेगा। फिर इस ग्राउंड से आएगा N2 और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, और तो कोई फोर्स नहीं है, और इसका भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली एकदम सेम है, क्योंकि जस्ट सिस्टम साथ साथ जा रहा है। तो यहां पे फोर्स क्वेश्चन क्या मिलेगा? N1 का साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स N1 साइन 30 बराबर इसका मास इंटू ए। तो यहां से N1 की वैल्यू आएगी 2ma। अब क्या करेंगे ना, N1 उठा के यहां रख दीजिए, तो बन गया F माइनस 2ma बाई दिस। तो F बराबर आ जाएगा आई थिंक 3ma आ जाएगा, नहीं N1 आएगा 2ma बाई 2, तो ma और 2ma, ठीक है। और अब आपको F चाहिए तो इसको F min mi लिख लेते हैं, F mi। तो यहां से बेसिकली ये F mi ही है जो मैं निकाल रहा था। तो ये आएगा F mi इज 3ma। तो ये बनेगा आपका, और वहां से 3ma। नहीं, ये तो वही आया है, आना भी तो वही चाहिए। 1 सेकेंड, खैर आना ही यही चाहिए था, तो ठीक है आया, लेकिन मुझे अभी भी F नहीं मिला ना, F की वैल्यू चाहिए। N1 2ma अगर मैं इस पर रख भी दूं तो एक बार चेक करो तो। ओके तो देखिए, एक्चुअल में होता है ना कि जब भी हम कैलकुलेशन से बचते हैं ना, तो मजबूरी होती है ना बच पाना कभी कभी। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि N1 को यहाँ प्लेस करने के बाद F बराबर 3ma आ रहा हो, तो वही है। क्या मिला यार? कुछ नहीं मिला। तो फिर ये जो स्फीयर है ना, इसी स्फीयर की मैं एक बार और एबीडी बनाना चाहता हूं, देखते रहिएगा। क्योंकि यहां से तो मिलेगा नहीं, जब तक हमें a की वैल्यू mg के टर्म में ना मिल जाए तब तक हमारा आंसर मिलने वाला नहीं है। और मैं इनके ऊपर वर्टिकल इक्वेशन लिखने से मैं बेकार में N2 को एक और अननोन बढ़ाने की कंडीशन भी बिल्कुल नहीं है। इस सिस्टम पे भी ऊपर को फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ का जो ग्राउंड का n आएगा उसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ठीक है, क्या करते हैं, चलो इसी से काम चलाते हैं। तो ये वाला आप N1 कैसे दिखाएंगे? ऐसे, और इस स्फीयर ने इस पे N2 ऐसे लगाया होगा, आप ऐसे N2 दिखाएंगे। और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो भी बनेगा 30 डिग्री।
और इसका mg नीचे को दिखेगा। हिम्मत के साथ लिखना है तो लिखते रहो, देखते हैं ना, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आएगा, हिम्मत रखो, क्या कर सकते हैं। मतलब सबकी मैंने वीडियो बना डाली यार, बताओ, पूरे सिस्टम पे भी लिख ली, इसकी बना डाली, इसकी बना डाली, ये यही करना था तो इंडिविजुअल अलग अलग नहीं बना लिए होते, बट ठीक है बना दिया तो बना दिया। लेकिन अब चूंकि पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है, पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स वर्टिकल में 0 होना चाहिए, तो वर्टिकल में 0 करेंगे नेट फोर्स यहाँ पे, तो ये बनेगा n1 cos 30 प्लस n2 cos 30, तो ये बन जाएगा n1 प्लस n2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू इसका मास m इंटू इस डायरेक्शन, सॉरी y में फोर्स इक्वेशन 0 होगा ना क्योंकि भाग रहा है हॉरिजॉन्टल में, इज इक्वल टू mg। ठीक है, इस स्फीयर पे इसका एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो वर्टिकल फोर्स 0 कर दिया, आ गया इतना। अब मैंने क्या किया ना, n1 n2, अब एक काम करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन देते हैं, मुझे a चाहिए, बिना अगर a निकल गया तो n1 आ जाएगा, n1 प्लेस करेंगे f आ जाएगा, तो इस पे मैं वर्टिकल लिख दूं क्या हूं, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, तो n2 का साइन 30, n2 का साइन 30 माइनस n1 का साइन 30 इधर, तो बनेगा n2 माइनस n1 साइन 30 इक्वल्स टू ma। तो एक बात बताइए, आई थिंक यहां से मुझे मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको इधर भेज दूं और इन दोनों को इसमें जोड़ दूं, तो 1 सेकेंड, ये n1 है ना, n2 साइन 30 माइनस n1 साइन 30, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मुझे n2 एलिमिनेट करेंगे फिर n1 आएगा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक इसको ना इधर भेजो, आ गया आंसर, मैं समझ गया आंसर आ चुका है, n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 2mg बाई √3। देखिए ये √3/2 है, तो 2mg बाई √3, और यहाँ से n2 माइनस n1 माइनस n1 बराबर आएगा, ये हाफ इधर जाएगा तो बनेगा 2ma, दैट इज 2ma। अब इसको जोड़ते हैं, ये माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो इसे कैंसिल आउट हो गया, बन गया 2n1, तो 2n1 इज इक्वल टू, यहां से आएगा 2mg बाई √3 माइनस 2ma। अभी जो 2n1 है ना, इस पे आता है, n1 2ma है, तो इसको उठाइए यहाँ पे, 2ma को यहाँ पर रखेंगे 2ma, तो हो जाएगा 4ma। अब ये 2ma इधर आएगा तो बनेगा 6ma इज इक्वल्स टू 2mg बाई √3। इससे a की वैल्यू क्या आएगी, इससे a की वैल्यू आ जाएगी, m से m कट गया, 2 3 6 3, ये आएगा g डिवाइड बाई 3√3, आ गया g डिवाइड बाई 3√3। अब इस a को उठा के आप क्या करिए, यहां रख दीजिए, तो f की वैल्यू आ जाएगी, तो f कितना होगा, f आपका होगा 3ma, 3m इंटू a कितना है, तो g बाई 3√3 है, तो ये भी कैंसल आउट हो गया, तो f बराबर उन्होंने mg बाई √3, ये आपको मीन वैल्यू मिला, और इसकी वैल्यू m की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितना, 10√3, तो यहाँ रखेंगे 10√3 इंटू g डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 10g, इट इज 100। तो जो f मिन आपको आया ना कैलकुलेट करके, उसकी वैल्यू कुछ और नहीं है, 100 न्यूटन है, ये मिल गया मीन वैल्यू। नाउ आई एम इंटरेस्टेड हियर इन मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमको मैक्स वैल्यू निकालनी है ना, एफ मैक्स निकालना है, तो अभी आपका दिमाग इस बात को कह रहा था ठीक है, कि अगर आप बहुत तेज धक्का मारेंगे ना, बहुत तेज धक्का मारेंगे, तो ये दोनों ऐसे निकलना चाहेंगे, तो ये उल्टा ऐसे, ये उल्टा ऐसे, और थोड़ा बहुत ना अगर आप किसी एक के एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, तो सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे इस पे खड़े हो जाइए, तो सूडो फोर्स इसके ऊपर ऐसे दिखेगा, अभी सूडो फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ये ऐसे 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 होना चाहेगा। दैट मीन्स जब ये ऐसे होना चाहेगा, ऐसे होना चाहेगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो एफ मैक्स निकालने जा रहा हूं, तो एक्स मैक्स में भी जस्ट मैं लिमिटिंग कंडीशन लेके चल रहा हूं। तो लिमिटिंग कंडीशन में नेट फोर्स इक्वल्स टू 3m/a, ये तो अभी भी वैसे ही होल्ड करेगा, ये तो अभी भी वैसे ही होल्ड करेगा। लेकिन अब की बार क्या है कि यहां का n 0 करेंगे, जबकि हम पहले केस में यहां पे किए थे। तो यहां पे 0 करेंगे तो ये दोनों एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा, और ये बस कांटेक्ट। हाँ, तो ये अगर मैं 0 कर दूं तो सिर्फ ऊपर वाले की एबीडी बनाते हैं, सिर्फ ऊपर वाले की एबीडी। तो अगर मैं ऊपर वाले की एबीडी बनाऊं, ऊपर वाले का, तो सिर्फ यहां से फोर्स में दिखाऊंगा, यहां वाला तो 0 हो गया। तो ये फोर्स को मैंने n4 कर दिया, और वर्टिकल से एंगल भी मैंने इसको लिख दिया 30 डिग्री, ये तो यही रहेगा। साथ में इसका वेट कितना है, mg, मैंने डाउनवर्ड रखा, तो यहां से फोर्स आ गया, mg आ गया, ये वाला n गायब हो गया क्योंकि यहीं पे रिलीज हुआ था। अब इस पर लिखेंगे x डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन, तो ये बनेगा आपका n4 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इससे हमें n4 की वैल्यू मिलती नजर आई, दिस इज 1/2, इट इज 2 mm। ओके, एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो इस पे वर्टिकल फोर्स 0 होगा, तो n4 का cos 30, n4 का cos 30 इज बैलेंस बाई mg, n4 का cos 30 mg को बैलेंस करेगा, और यहां से n4 2ma यहां आएगा cos 30 √3/2, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg। तो m से m कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू आ गई g/√3। अब ये फोर्स कितना होगा, इट इज 3ma। तो जो मैक्स फोर्स आएगा आपका वो कुछ और नहीं आएगा, 3m इंटू ए, और ये a है, इट इज g/√3। तो इससे f मैक्स की वैल्यू आपकी आती नजर आई, एंड दिस वन इज √3m इंटू जी, और क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है m की वैल्यू दैट इज 10√3 इंटू जी। आई थिंक m इज 10√3 ना, m 10√3 दे रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 न्यूटन। तो कोई पूछे कि f का रेंज कितना है, तो f का जो रेंज है वो है 100 to 300 न्यूटन, क्लोज इंटरवल। ये अगर f इस रीजन में होता है, अगर f इस रीजन में होता है तो फिर सिस्टम एक्विलिब्रियम पर आएगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। एवरीथिंग इज पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, एफबीडी बनानी है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आज पता नहीं क्यों इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन लगातार आए जा रहे हैं। ये जो है, ये भी अगेन मैं कहूंगा कि 75% के लेवल पे है, जे एडवांस का लगातार क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखिए, बताता हूं। ओके, तो देखिए कह रहा है 3 flat block as shown in the figure are positioned on the 37-degree incline and the force P parallel to the inclined plane is applied to the middle block. The upper block is prevented from the moving by a wire which is attached to the fixed support. और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कैसे मैं समझा रहा हूं ये आपको देखना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन का, और रियल में ठीक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। The upper block is prevented from moving by wire which is attached to the fixed support. The masses of the 3 block in kg 30, 50 and 40, and coefficient of friction is 3 contact surface are shown in the figures 0.3, 0.4 and 0.5. Determine the maximum value which the force P may have before slipping take place anywhere. कह रहा है इस P की मैक्सिमम वैल्यू बताइए ताकि कहीं भी स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो जब भी फ्रिक्शन की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हो तो सबसे पहला काम होता है कि इन कांटेक्ट में फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिखना। तो लिखिए, तो यहां की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी ना F1, वो होगा म्यू mg cos थीटा। यहां का म्यू क्या है 0.3, तो म्यू m g
cos 37 इट इज 4/5। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 छक्के 30, 36 18 चौको 72। एक बार लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन मेरा ना इतना बकवास है कि बताया नहीं जा सकता। तो कितना आया था 3 त्रिका 9 चौको 36/5, 36 डिवाइड बाई 5 72। कितना सही है देखो, मैं भी सही निकाला था। 52 न्यूटन यहाँ का F1 है लिमिटिंग वैल्यू। उसी तरीके से मैं इस कॉन्टैक्ट की भी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ लिख लूँ F2 क्वेश्चन समझने के लिए। यहाँ का म्यू कितना है, म्यू है 0.4, तो आप लिखेंगे 0.4 म्यू एम टोटल वेट आएगा ऊपर से 30 और 50 80 म्यू एम जी cos 37 इट इज 4/5, इट इज 4/5। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 चौको 16 इंटू 8, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये आएगा 0.4 इंटू 80 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 256। तो यहाँ से जो F2 आया ये 256 है, ठीक है। अब यहाँ का F निकालते हैं। यहाँ का जो F आएगा 3, म्यू 0.5 है, म्यू एम ऊपर का टोटल वेट 50 30 80 4 40, 80 4 40 देखो 120 होता है। तो म्यू एम जी एंड cos 37 इट इज 4/5, म्यू एम 50 30 80 4 40 120 म्यू एम जी cos 37। तो ये आएगा 0.5 इंटू 120 इंटू 10 इंटू 4, 0.5 120 10 4 डिवाइडेड बाई 5, ये 480 आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा एम जी साइन थीटा के टर्म्स भी लिख लेते हैं बातों को समझने के लिए। तो यहाँ का एम जी साइन थीटा कितना आएगा, एम जी 30 है, तो एम जी साइन 37 इट इज 4/5। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, त्रिके 24, ये 240 है। तो ये फोर्स आएगा 240। ये वाला फोर्स कितना है, ये है 50 50 एम जी cos 37 इट इज 4/5, 5 से 5 कट गया 10, 100 इंटू 4 400, ये आ गया 400। फिर ये फोर्स कितना आएगा, एम कितना 40 एम जी cos 37 4/5, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 40 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये 320 आ गया। ये फोर्स है 320। अब सोचना बाकी है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए बी फोर्स दिखा दिए, ए बी दिखा दिया, ए बी दिखा दिया, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दिया। अब सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हमें ये देखना पड़ेगा बात को समझने के लिए। मुझे ये बताइए, ये वाला ब्लॉक तो कुछ भी हो जाए नहीं भागेगा क्योंकि रस्सी इससे अटैच है। तो ये जो रस्सी जो है इस ब्लॉक को भागने नहीं देगी, नहीं भागने देगी। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगर इस फोर्स को आप बढ़ाएं तो बढ़ाते तक ये ही निकल जाए बीच से और ये यहीं पे पड़ा रहे और ये यहां पे तो रहेगा ही रहेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी सही तब होगा जब ये अगर भाग रहा है और ये तो यहीं रहेगा क्योंकि रस्सी रोक के ही रखेगा। साथ में ये यहां रुकने के लिए यहां का जो फ्रिक्शन होना चाहिए, यहां का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इसको रोकने के लिए, या इस लिमिटिंग से कम हो तो रुका रहेगा, तो होल्ड कर जाएगा, तो फिर वो सही हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप इसको खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं तब तक क्या हो कि यहीं रुके और ये दोनों एक साथ ऐसे भाग जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक साथ ऐसे भाग जाए। लेकिन ये दोनों एक साथ भागेंगे तो ये वेरीफाई तभी होगा जब यहां का फ्रिक्शन यहां के लिमिटिंग से कम होगा। ये एक और चीज वो ये है कि अगर आप इसको भगा रहे हैं, भागो 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 भागो,
ये नहीं भाग रहा है, ये रुका हुआ है, ये भी नहीं भाग रहा, तब तक ये नीचे भाग जाए। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब फील कर रहा है कि ये खींच रहा है, ये भाग ही नहीं रहा है, ये नीचे से ऐसे भागना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर ये इधर भागेगा तो 320 है, ये इधर भागेगा तो 320, और ये दोनों रुके हुए हैं, ये 320 का फोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ का फ्रिक्शन 480 ऊपर और यहाँ का फ्रिक्शन 256 ऊपर, तो दोनों मिलके 320 से तो ज्यादा है, तो भागेगा कैसे? ये नहीं होगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी, तो तीसरी पॉसिबिलिटी तो 100% कैंसिल हो गई कि आप इसको फोर्स खींच रहे हो, बढ़ा रहे हो, तब तक ये दोनों रुके हैं, ये नीचे भाग जा, असंभव है। क्योंकि इसको इधर भागने के लिए बस ये रिस्पॉन्सिबल है 320, और 320 का जो फोर्स है वह यहाँ की लिमिटिंग से खुद ही कम है, तो उन दोनों के सम से कम है, तो भागे कैसे? असंभव है। मतलब जो पहली पॉसिबिलिटी जो मैंने मानी है इस केस में कि ओनली 40 kg मूव करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी फेल हो गई। क्योंकि 40 kg पे जो 320 इधर आप दिखा रहे हैं ना, 320, और ये फ्रिक्शन आप ऊपर दिखा रहे हैं कितना, 480 दिखाएंगे इस कंडीशन के लिए, और ये कितना है ऊपर का फ्रिक्शन 256, ये पॉसिबिलिटी तो फेल हो गई, ये पॉसिबिलिटी तो फेल हो गई। तो अगली पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। जो पॉसिबिलिटी नंबर 2 है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे क्या होगा? पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे ये होगा, मैंने मान लिया कि ये बीच से ही निकल जाए और ये अभी यहीं रुका रहे, ये निकल जाए तब तक ये रुका रहे। चेक कर लेते हैं इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। ओनली 50 kg मूव करेगा, ओनली 50 kg मूव करेगा, यहां पे ओनली 40 kg मूव करेगा। तो ओनली 50 kg मूव करे, 40 kg रुका रहे, तो जो रुका रहे अगर मैं उसकी एबीडी बनाऊं तो ये वाला फोर्स में क्या दिखाऊंगा, 320, 320, 320, और ये रुका हुआ है और ये भाग रहा है, तो जब ये भागेगा तो इस पे फ्रिक्शन इसके नीचे सरफेस उधर लगेगा, तो 40 kg फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो 40 kg पे यहां पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। और कितने का आगे लगेगा? यहां की लिमिटिंग वैल्यू 256 का है, आगे दिखाएंगे। और यहां का जो फ्रिक्शन है स्टैटिक्स, इसको रोक के रखने के लिए, वो कितना होना चाहिए? तो ये फ्रिक्शन इन दोनों का सम के बराबर होना चाहिए, तब जाके रुका रहेगा। तो ये जो एफ होना चाहिए वो इसको जोड़ दीजिए, तो 6 बनेगा, 5 2 7 बनेगा, और 3 2 5 बनेगा, ये बनेगा। लेकिन ये तो ज्यादा है 480 से, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम 480 मिलेगा। मतलब आपका जो केस 2 है वो भी पॉसिबिलिटी फेल हो गई। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी फेल हुई, ये भी पॉसिबिलिटी फेल हुई ना। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी अब दिखाई दे रही है, वो ये है कि इसको खींचें और ये दोनों साथ निकल जाए। हाँ, ये इसको सही होने की गारंटी ये देगा कि यहां का जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ही पॉसिबिलिटी बनी थी, 3 ही पॉसिबिलिटी बनी थी, 2 पॉसिबिलिटी फेल होगी, तो तीसरी को तो एकदम सही होना ही पड़ेगा, तीसरे को सही होना पड़ेगा, क्योंकि इसको कभी भागना नहीं है, रेस्ट पे रहेगा। तो अगर एक को भागना है तो या तो ये भागेगा या तो ये भागेगा, 2 केस। और अगर 2 को भागना है, 2 को, तो इसको तो कभी भागना नहीं है, तो 2 को भागने बस यही भाग पाएंगे, तो तीसरी पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। 2 फेल हो गया तो 1 को सही होना तय है, ठीक है। तो अगर हम उसको नहीं भी चेक करें यहाँ का रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है कि नहीं, तो भी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। बट ठीक है, चेक कर लेंगे दिखाने के लिए कि देखो जो मैं कह रहा था सही है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इतने पार्ट की वीडियो बनाएंगे, इतने पार्ट की, तो पूरा सिस्टम ऐसे भागेगा। तो जब पूरा सिस्टम ऐसे भागेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे, यहाँ भी फ्रिक्शन पीछे, एक वीडियो बनाते हैं दोनों को एक साथ। जब दोनों को मैं एक साथ बनाऊंगा तो ये वाला जो फोर्स है वो कितना है, 400, और ये वाला फोर्स कितना है, 320। यहां का फ्रिक्शन आएगा कितना, 480। यहां का फ्रिक्शन कितना आएगा, यहां का फ्रिक्शन इंटरनल की तरह से गायब हो गया, ऊपर का जो फ्रिक्शन आएगा 72 है, 72 ये। और साथ में यह फोर्स
P भी तो होगा इसके ऊपर, ये दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे P भी तो होगा, P इसी पे लगा था ना, ये होगा। और मैं निकाल रहा हूं जस्ट स्लीपिंग कंडीशन है, जस्ट का मतलब है कि इस P की वो मैक्सिमम वैल्यू की सिस्टम जस्ट डिस्टर्ब होने वाला है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। दैट मीन्स तीनों का सम इसके बराबर कर देंगे, तो आएगा 400 प्लस P प्लस 320 इज इक्वल टू 72 प्लस 480। अब यहां से P मैं कैलकुलेट कर लूं कि कितना आ रहा है, तो ये आएगा 72 प्लस 480 माइनस 320 माइनस 400। व्हाट इज रॉन्ग? ये तो P आ जा रहा है नेगेटिव, 400 प्लस 320 प्लस P इक्वल्स टू, ऊपर का फ्रिक्शन 72 है, ये फ्रिक्शन 72 है, 72 ही होगा ये आई थिंक, 0.3 इंच टू 30 इंच टू 10 इंच टू 4 डिवाइड बाई 5, सही तो है। वेयर इज मिस्टेक? और ये 480 है, ये भी चेक कर ले एक बार। हाँ, जब इतनी बड़ी वैल्यू है तो होना ही चाहिए यार। 5 3 8 4 12 120, तो 0.5 इंटू 120 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 480, सही तो है यार। बट इज रॉन्ग हियर, P प्लस जस्ट स्लीप करें ना, ये ऐसे निकलेगा, तो P प्लस 400 प्लस 320, ये सब सही है। ये बनेगा 50 का mg cos, अच्छा ये गलत कर दिया ना, ये साइन 37 बनता ना, इधर साइन 37 बनते, साइन 37, तो ये 30 mg साइन 37 3/5। अब सारी चीज़ें ना अब एक एक करके मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बनेगा 3, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 18, 180, तो ये बनेगा 180। दिस इज द कैलकुलेटिव एरर, कैलकुलेशन एरर। अब ये कितना है, 50 है, तो 50 है तो बनेगा 3, ये कितना आएगा 5 10 3 300, तो ये बनेगा आपका 300, ये बनेगा आपका 300। और ये 40 है और ये 3/5 है, तो कितना बनेगा 15/40 8 3 24, 15/40 8 24 240 बनेगा, 3/5 240, तो इसको लिख लीजिए 240। बाकी cos 37 के टर्म सब सही है। ये वाला केस, इस केस में मैंने किसको रोका था, 40 को रोकेंगे तो 240 दिखाएंगे, तो आप इसको 240 दिखाएंगे। जब इसको 240 दिखाएंगे तो केस फेल हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन का सम 40 kg मूव नीचे थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का सम ज़्यादा है इससे, तो क्या ऊपर भागेगा, ऊपर नहीं भागना, नीचे ही भागना, तो केस फेल हो गया। P2 के BD में मैंने सिर्फ 50 kg को मूव कराया। जब ऐसे मूव करेगा, ऐसे जब ये 50 kg ऐसे मूव करेगा, तो 50 पे फ्रिक्शन, एक सेकेंड, सिर्फ 50 वाले को मूव कराते हैं, तो ये वाला फोर्स आप क्या दिखाएंगे, 3 जस्ट मूव करवाना ना, नहीं 50 को सिर्फ मूव करवा रहा है, तो 40 को रेस्ट पे रखना है, 40 को रेस्ट पे, तो 40 वाले का 240 ऐसे दिखेगा। दूसरा, ये जो फ्रिक्शन है यहाँ का, जब ये नीचे ऐसे भागेगा तो इस पे ऐसे लगेगा, तो 40 से फ्रिक्शन आगे लगेगा, कितने का 256 का ऐसे। और यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना चाहिए, दोनों का सम, ये बनेगा 6 5 4 9 और 2 2 4,
496, जबकि 480 मिल सकता है। दैट मीन्स ये वाला केस भी फेल हो गया। ठीक है, देखो एक कैलकुलेशन एरर और पूरा दिमाग को इधर से उधर कर दिया। अब ये कितना आ गया, इस चीज को अब फिर चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका ये P है, ये 300 है, P और 300, PN 300 दिखा दिया। और ये कितना है छोटे वाले ब्लॉक पे 240 है, ये 240 है। और ये फ्रिक्शन 480 72 सिस्टम है जस्ट इक्विलिब्रियम पे। तो 300 प्लस 240 प्लस P बराबर 72 प्लस 480। तो यहां से P की वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर कैलकुलेट करें देखें, 72 प्लस 480 माइनस 240 माइनस 300, P इस 12। बस एक ही केस पॉसिबल था, तो इसका मतलब कि ये एक सही आंसर है। तो P इज 12। लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ का जो फ्रिक्शन होना चाहिए, यहाँ का फ्रिक्शन वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी FBD बनाऊं, इसकी FBD, और यहाँ पे मैं 240 दिखाऊं, यहाँ पे फ्रिक्शन 480 दिखाऊं, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन F आएगा, सिस्टम जस्ट इक्विलिब्रियम पे है, जस्ट स्लिप कंडीशन पे है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो F प्लस 240 इक्वल्स टू 480। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई 240। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन वो 240 है। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है 256 मिल सकती है। दैट मीन्स ये 256 से कम है। तो इतना स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा और वो सिस्टम को रेस्ट पे रखेगा। दैट मीन्स जब आप इस P को इंक्रीज कर रहे होंगे ना, इसको इंक्रीज कर रहे होंगे, तो जब P 12 न्यूटन अटेंड करेगा 12 न्यूटन, तो उस समय क्या होगा कि दोनों एक साथ भागेंगे और सिस्टम पहली बार डिस्टर्ब होगा। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ P इज 12 न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने आपको आज का क्वेश्चन नंबर 5 में बताया, और आपने देखा होगा कि एक प्यारा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन एरर की वजह से थोड़ा टाइम ले लिया, अदरवाइज नहीं लगा होता। इसके बाद आज का मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं इसको 50% के लेवल पे रखूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके टीचर्स क्लास में जरूर कराते होंगे। कह रहा है two identical blocks each having the mass 20 kg are connected to each other by the light inextensible string as shown in the figures. Pulley are connected. Find the acceleration of the block after 1 second after the application of the time varying 40 Newton force. क्या पूछ रहा है? Find the acceleration of blocks. इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू लिख लेंगे। लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी ना, लिमिटिंग वैल्यू F1 लिखते हैं, दैट इज म्यू एम जी। तो 0.4 इंटू 20 इंटू 10 तो हो जाएगा 80 न्यूटन यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू। और यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0.4 है, 20.4, इसका मतलब ये भी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ का F2 80 ही रहेगी, लिमिटिंग वैल्यू 80 रहेगी। अच्छा, क्या होगा जब टाइम आफ्टर 1 सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो 1 सेकेंड पे ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स 40 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टाइम बेरिंग फोर्स 40 t। क्या बात है, अगर 40 t और 1 सेकेंड पे 40 आएगा तो ये आगे वाला भागेगा क्यों? तो क्या मैंने फ्रिक्शन गलत लिखी है क्या? सही तो है यार, एक बार मैं चेक करूं। ओके, तो इसमें एक चेंज है, वो ये है कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा ही गलत डेटा है, इसको मैं चेंज कर दूं। ये एक्चुअल में कितना था, बताता हूं।
क्वेश्चन इस तरीके से 0.04 है नहीं तो भागते ही नहीं 1 सेकेंड बाद। अब ये क्वेश्चन है, तो यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे तो म्यू एम जी तो आ जाएगा 8 न्यूटन, क्योंकि म्यू 20 इंटू जी, और यहाँ से जो F2 आएगा लिमिटिंग वैल्यू वो भी आएगा 8 न्यूटन। अब ये 40 न्यूटन है। तो अब हम देखेंगे कि क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये 40 न्यूटन है और आपने इस पर फोर्स लगाया है तो यहाँ का फ्रिक्शन 8 है, दैट मीन्स इसको शुरू में तो भागना है, दैट मीन्स ये टेंशन टी आएगा। अगर ये टी आ गया तो ये टी आएगा, तो ये कितना आएगा, इट इज 2t, तो ये टी 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 तो टी, तो ये कितना आएगा, दिस इज 2t, ये बन गया 2t। तो ये बताइए, अगर मैं कहूं कि ये भागे ये ना भागे, ऐसा संभव है? नहीं, इम्पॉसिबल है। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स है ना, अगर ये भागेगा तो इसको भी भागना ही पड़ेगा। और स्ट्रिंग कांस्टेंट बना के देख लेते हैं। देखिए, अगर ये 2t है तो टेंशन कांस्टेंट यूज करते हैं, टेंशन मेथड यूज करते हैं, तो ये 2t आ गया है, ये a2 है तो 2t इंटू a2 लिखेंगे प्लस, और ये 2t और ये 3t, a1 इधर है तो ये बनेगा आपका 3t इंटू a1, 2t 3t इंटू a1 बराबर 0। इससे आपका आएगा 2a2 बराबर 3a1। दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन। ये कह रहा है कि अगर a1 0 हो गया तो a2 को 0 होना पड़ेगा। कांस्टेंट्स कह रहा है कि अगर एक ब्लॉक भागेगा तो दूसरे को भागेगा। उन्होंने पूछा एक्सेलरेशन, तो या तो आंसर 0 होगा या तो आंसर होगा, तो होगा तो दोनों भागेंगे, कोई बात नहीं। मैंने मान लिया अब 0 तो नहीं होगा। द रीजन इज क्लियर कि अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो ये टेंशन 0 होगा। अगर ये टेंशन 0 हो गया तो ये ब्लॉक आगे कैसे मूव, 40 का लगा हुआ और 8 का है तो 8 बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, तो भागना तो है। इवन अगर ये टेंशन आ भी जाए ना, ये टेंशन आ भी जाए तो इस पूरे सिस्टम के एफबीडी से ये इसकी बैलेंसिंग नहीं संभव है, ये इसको खींच के लेके जाएगा ही जाएगा। तो चलिए फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो ये ब्लॉक आगे भागेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन आप पीछे दिखाएंगे कितने का, 8 न्यूटन का। इसके एफबीडी में फ्रिक्शन आप पीछे दिखाएंगे कितने का, 8 न्यूटन का। यहाँ पे फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे आप यहाँ पे 2t माइनस 8 बराबर 20 इंटू a2, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे फोर्स क्या लिखेंगे, ये है 40 माइनस 2t एंड t 3t इज इक्वल टू 20 इंटू a1, 40 माइनस 3t 20 इंटू a1। और अगला क्या लिखेंगे, a1 a2 का रिलेशन, ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसको थर्ड लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। अब आपको a1 a2 निकालना है तो t को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले t को एलिमिनेट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या है। एक्चुअल में दो इक्वेशन दो अननोन है ना, तो इसको सॉल्व करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो सॉल्व करने के बाद a2 आता है 6/13 और जो a1 आता है वो आता है 4/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। देखा, तो ये मैंने इजी क्वेश्चन कराया क्योंकि हो सकता था कि आप ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इजी क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, और इसको मैं रखूंगा 50% के लेवल पे। और ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कह रहा है हाँ, कह रहा है इन फिगर सोन ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द ब्लॉक ABC आर मूवेबल, x axis is horizontal and y axis vertically as shown, just after the system is released from the position as shown। पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ऑल सरफेस फ्रिक्शनलेस। यहाँ भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस, सारा फ्रिक्शनलेस है, ABC है। एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू द ग्राउंड इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो अगर आपको जानना ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा है तो एफबीडी ग्राउंड फ्रेम में बनाई जाएगी। जो भी एनालिसिस जिस फ्रेम से कह रहा है उस फ्रेम से बनाओ।
आपको बात एकदम क्लियर समझ में जाएगी। तो अगर ए का एक्सेलरेशन करा ग्राउंड फ्रेम में कितना है, तो ए की एबीडी ग्राउंड फ्रेम में बनाते हैं। तो चलिए ए की एबीडी मैं ग्राउंड फ्रेम में बना रहा हूँ। तो ए की एबीडी अगर ग्राउंड फ्रेम में बनाऊँ, ए की एबीडी, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा और ए की एमजी नीचे की ओर काम करेगा। ये ए की एबीडी है, देखिए। तो ए की एबीडी में एन ऐसे एमजी नीचे, और तो कोई फोर्स होगा नहीं ए की एबीडी में, ग्राउंड फ्रेम से बन रहा। ग्राउंड फ्रेम से सिर्फ रियल फोर्सेस दिखाई जाती हैं। तो एन ऊपर एमजी नीचे, रियल फोर्स में दिखा रहा हूं। दैट मीन्स इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक्स का एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब इसके पास अगर एक्सेलरेशन होगा तो किधर होगा, सिर्फ वाई में, और वाई में किधर होगा, नीचे। द रीजन इज क्लियर। वो इस वजह से ऐसा है क्योंकि जब ये इधर भागेगा तो ये इधर आएगा, तो ये ब्लॉक नीचे को ऐसे आएगा। ग्राउंड फ्रेम में कैसे मोशन जानते हो, ग्राउंड फ्रेम ऐसे होगा, ये इधर जाएगा, ये छोटा सा इंक्लाइन इधर भागेगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ऐसे मोशन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि एबीडी कह रही है कि यही होना है, तो फिर वही होगा जो एबीडी कहेगी, हम वही आंसर करेंगे। तो वाई में इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ऐसा। ए पे कमेंट कर दिया। The acceleration of A relative to the ground is negative y direction? Yes, of course. X इधर, y इधर, negative y direction. A part इसका correct है। B part, acceleration of A relative to B in position of positive acceleration, किसके रिस्पेक्ट में, A का B के रिस्पेक्ट में, A का B के रिस्पेक्ट में। तो B के रिस्पेक्ट में कह रहा है। ओके, तो B के रिस्पेक्ट में हमें बात को समझनी पड़ेगी। हाँ, चलो बी के वीडियो बनाते हैं। तो अगर मैं बी के वीडियो बनाऊं, हालांकि मुश्किल काम नहीं है, बड़ा वो भी इजीली समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा। ये बी है, तो बी में ये वाला एन अगर ऊपर दिखाएंगे तो आप ये वाला एन नीचे दिखाएंगे, ये वाला N1 आप ऐसे दिखाएंगे, इसका वेट mg भी आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, बी का डाउनवर्ड दिखाएंगे। और कोई इसके एबीडी में होगा ग्राउंड फ्रेम में, नहीं। इस इंक्लाइन से एन ऐसे आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक से एन ऐसे, इसका वेट mg नीचे, यही होगी एबीडी में, बाकी कुछ नहीं होगा। तो मुझे बताइए, ये फोर्स इक्वेशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन इधर होगा और एक एक्सेलरेशन चूंकि ब्लॉक और नीचे को भी आएगा, क्योंकि नीचे वाला इंक्लाइन इधर भागेगा तो ऊपर से नीचे को आएगा, तो ये वाला ब्लॉक इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा। मतलब इस ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन है वो इधर होगा ax और इधर होगा ay। अब क्वेश्चन क्या है कि इसके फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन बताइए, जबकि इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, किधर, डाउनवर्ड्स। तो एक काम करते हैं, इसी पे खड़े होके इसी को देख लेते हैं। हालांकि यहीं से भी समझ में आ गया होगा अगर दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। तो इस पे खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये इस तरीके से था और मैं इस पे खड़ा हो गया और इस पे खड़ा होके मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ए को। तो ये वाला एन ऐसे दिखेगा, ये वाला एन, इसका वेट mg इधर दिखेगा, हाँ, बस इसके वजह से इस पे सूडो फोर्स दिखेगा। और सूडो फोर्स किधर दिखेगा, जो इसके फ्रेम में इस पे जो सूडो फोर्स दिखेगा वो इस ax के वजह से एक सूडो एक्सेलरेशन फोर्स इधर मिलेगा max, और इस ay की वजह से एक सूडो एक्सेलरेशन सूडो फोर्स इधर मिलेगा may। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस दिखाई देंगे इस b के फ्रेम से, वो सिर्फ ये फोर्सेस होंगे, बाकी कोई फोर्स नहीं हुआ, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो मुझे बताइए, अगर इसके बीच में कांटेक्ट है, क्योंकि n नॉन जीरो है, n नॉन जीरो है, अरे n नॉन जीरो है, अदरवाइज ये फ्री फॉल ना कर जाए। n नॉन जीरो है, अगर n नॉन जीरो है दैट मीन्स इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो होगा तो किधर होगा, इस ब्लॉक के पास सिर्फ इधर होगा इस ऑब्जर्वर के लिए। तो ऑब्जर्वर कहेगा कि मेरे लिए तो ब्लॉक इधर ही भागते हुए नजर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ब्लॉक ए के पास एक्सेलरेशन ब्लॉक बी के फ्रेम में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यस, इसका बी पार्ट सही कह रहा है। नाउ सी पार्ट पे आते हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू द ग्राउंड इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो चलिए, ये बी के एबीडी अभी हमने बनाया था, वहां से देख लेते हैं। ये बी के एबीडी है, तो बी के एबीडी से मैंने एक्सेलरेशन बी का यही दिखाया था, एक तो y में होगा और एक x में होगा। तो उन्होंने कहा ये वाला x इधर होगा, इधर आता है। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कह रहा है b
ग्राउंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इधर, यस सही है क्योंकि उधर आपने प्लस माना है, तो इसका सी पार्ट भी सही हो गया। डी पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू द ग्राउंड डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन सरफेस ऑफ सी इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा। कह रहा है कि इंक्लाइन के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा से ज्यादा होगा कि नहीं, ये बताइए। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन के डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से ज्यादा है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, ये हमें फिर बी के एफबीडी से समझ में आएगा। अच्छा, बी के एफबीडी में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है देखिए, तो बी के एफबीडी में इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है एम जी प्लस एन का इधर कंपोनेंट, इसके अलावा क्योंकि तो 90 है तो कि इसके अलोंग N1 तो आएगा नहीं, और इन दोनों का कंपोनेंट इधर ये आएगा mg प्लस दिस n इनटू जी साइन थीटा। तो मुझे बताइए ये जो फोर्स आ रहा है क्या वो mg साइन थीटा से, क्या ये फोर्स mg साइन थीटा से ज्यादा है? यस, क्योंकि n थोड़ा सा ऐड हो गया ना, n थोड़ा सा आ गया, तो इस ब्लॉक बी पे जो फोर्स होगा वो इंक्लाइन के डायरेक्शन में mg प्लस एन साइन थीटा से ज्यादा है। दैट मीन्स इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी g साइन थीटा से ज्यादा ही होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये n नहीं होता ना, n जीरो होता, ये वाला n जीरो होता, तो फिर b का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होता, g साइन थीटा। लेकिन n के आने की वजह से थोड़ा सा इधर और तेज धक्का लग रहा है, जब इधर और तेज धक्का लग रहा है तो थोड़ा सा ये और तेज भागेगा, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका डी पार्ट बताया, दिस इज डी पार्ट्स। तो डी पार्ट भी इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है और ये मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और 8 क्वेश्चन को मैं रखूंगा, ये भी 60% के ही लेवल पे है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी मैं 60% के ही लेवल पे रखूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये डायग्राम इसी क्वेश्चन का पार्ट है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी जो लेवलिंग है ये है, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है 70% के लेवल पे। या मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आज का अगला जो होमवर्क होगा आपका ये है क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आपका 60% के ही, 60 क्या ज़्यादा ही लेवल चलेगा। अभी फिलहाल आज का क्वेश्चन सारे के सारे एक अच्छे लेवल पे गए, तो मैं आपको आज को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 12 ही क्वेश्चन सही रहेगा, इसलिए कि क्वेश्चंस की लेवलिंग बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो आप इतना क्वेश्चंस करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन कल मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इन क्वेश्चनों को मैं कल की क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। या तो शुरू में डिस्कस करूंगा या तो अंत में डिस्कस करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। ओके, थैंक यू।